हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो आज से हम उत्तराखंड करंट अफेयर की एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग परीक्षा वाणी के पीछे जो करंट अफेयर दिया होता है पूरे साल भर का, उसी करंट अफेयर को इसमें कवर करने वाले हैं। तो देखिए, ऐसा है कि जो परीक्षा वाणी की बुक है, ये तो आप जानते हैं यूकेपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर वाला सेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं प्रयास करूँगा कि परीक्षा वाणी के पीछे जो करंट अफेयर दिया होता है, समसामयिकी करके जो अलग से चैप्टर दिया होता है, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें मैं यहाँ पर कवर कर सकूँ। तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। इसमें 5-6 वीडियो जाएंगी और उसमें हम पूरे साल भर का 2022 का जो है उसे कवर कर जाएंगे। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें पहली बार आए हैं तो, और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें। तो अपना फीडबैक देना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखते हैं सबसे पहले आपका उत्तराखंड गौरव पुरस्कार के बारे में। तो उत्तराखंड गौरव पुरस्कार के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। इसकी शुरुआत जो हुई थी ये पिछले वर्ष ही है, 9 नवंबर 2021 को की गई थी। ठीक है, यानी कि पिछले साल ही इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये पुरस्कार प्रतिवर्ष 5 लोगों को दिया जाता है, और इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख रुपये की धनराशि, इस प्रकार के क्वेश्चन यूकेपीएससी पूछ देता है। ठीक है, कि उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की शुरुआत अभी अभी की गई है तो उसके अंतर्गत कितने की धनराशि दी जाती है, इस तरीके से। तो ध्यान रखें, 1 लाख रुपये की धनराशि दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और इसके साथ साथ राज्य प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये पुरस्कार किन लोगों को मिला हुआ है। अगर हम बात करें 2022 की, तो इस वर्ष ये पुरस्कार 5 लोगों को मिला है, और वो 5 लोग हैं आपके अजीत डोभाल, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। इससे पहले ये रॉ के लिए काम कर चुके हैं। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा इनके बारे में। दूसरे हैं स्वर्गीय जनरल विपिन रावत जी, जो कि पूर्व सीडीएस थे। स्वर्गीय वीरेन डंगवाल जी, जो पत्रकार रह चुके हैं। प्रसून जोशी, जो कि फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं, अल्मोड़ा से इनका संबंध है। ठीक है, और स्वर्गीय गिरीश तिवारी गिरदा, तो इन्हें कौन नहीं जानता है, सभी ने इनके बारे में पढ़ा होता है। ठीक है, गिरदा के बारे में। तो ये 5 लोग हैं जिन्हें 2022 में आपका उत्तराखंड गौरव पुरस्कार मिला हुआ है। अब आप इन्हें कैसे याद रख सकते हैं, तो इस तरीके से आप लोग एक ट्रिक से इन्हें याद रख सकते हैं। ABVP, ये सुना होगा सभी लोगों ने, एक छोटा सा संगठन है। ये छात्र लोग जो होते हैं कॉलेज में, उनका एक संगठन होता है। ठीक है, तो ABVP गिरदा, तो आप लोग ऐसे याद रखेंगे, ABVP गिरदा। A से अजीत डोभाल, B से बिपिन रावत, V से वीरेन डंगवाल, और P से प्रसून जोशी, बाकी गिरदा से गिरदा। तो ABVP गिरदा करके आप लोग इसे याद रख सकते हैं। और इसके साथ साथ वर्ष 2021 में किन्हें दिया गया है ये पुरस्कार, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कारण ये है कि वर्ष 2021 में इनके नामों की घोषणा तो हुई थी, लेकिन इन्हें पुरस्कार नहीं मिला। इसीलिए वर्ष 2022 को राज्य स्थापना दिवस के दिन, यानी कि 9 नवंबर को, सभी लोगों को, सभी के सभी जो 10 लोग हैं, इन्हें एक साथ पुरस्कार दिया गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आयोग जो है 2022 के भी पूछ सकता है, 2021 के भी, तो आप लोगों ने दोनों ही याद रखने हैं। 2021 के हैं आपके अनिल प्रकाश जोशी जी, जो कि पर्यावरणविद हैं। बछेंद्री पाल, पर्वतारोही। स्वर्गीय नरेंद्र दत्त तिवारी जी, ठीक है, जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं। नरेंद्र सिंह नेगी जी, जो लोक गायक हैं। और रस्किन बॉन्ड, ठीक है, ये साहित्यकार हैं, इनकी काफ़ी पुस्तकें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो ये ध्यान में रखें। और इन्हें याद करने के लिए आप लोग कुछ इस तरीके से कह सकते हैं, यहाँ भी आपका ABNNR, इस तरीके से ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, ABNNR। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि 2022 में A से अजीत डोभाल हैं। ठीक है, उनका जो पद है वो ज़्यादा ऊंचा है, और यहाँ पे हैं अनिल प्रकाश जोशी जी। B से वहाँ पर विपिन रावत हैं, वो भी अपने उच्च पद पर हैं, और देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हैं वो दोनों ही। लेकिन यहाँ क्या हैं, अनिल प्रकाश जोशी जी, और B से बछेंद्री पाल, इन दोनों का ही संबंध कहीं ना कहीं पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, तो बछेंद्री पाल जी आपके पर्वतारोही हैं, ये ध्यान में रखना। बाकी NNR से नारायण दत्त तिवारी, और नरेंद्र सिंह नेगी। R से होगी रस्किन बॉन्ड। तो इस तरीके से आप लोग याद रख लेंगे। आप लोग डेली जितनी बार ये पढ़ेंगे उतनी बार देख लेना, ABVP गिरदा और ABNNR, तो ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं लखपति दीदी योजना की। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट है ये है लखपति दीदी योजना। इसकी शुरुआत भी इसी वर्ष की गई है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखें, इस बार नए जो आपके
मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, इन्होंने इगास पर्व को एक राजकीय पर्व के रूप में घोषित किया था, ठीक है, और ये घोषणा की थी कि इस पर्व पर अब छुट्टी होगी करके। तो उसी दिन इगास पर्व के उपलक्ष्य में ही 4 नवंबर 2022 को लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई है। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है लखपति दीदी, तो कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य है लखपति बनाना, और दीदी कहने का मतलब है महिलाओं को लखपति बनाना। तो कौन सी महिलाएं होंगी देख लेते हैं। ये पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुरू की गई है, ठीक है, जो कि हमारे सीएम है। इसका उद्देश्य क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सीधा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका उद्देश्य है वर्ष 2025 तक स्वयं सहायता समूह, ठीक है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप कहा जाता है, एसएचजी ग्रुप्स करके ये योजना चली होती है, ठीक है, आपकी सरकार के द्वारा चलाई गई है। तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य। तो ये ध्यान में रखना, पूछ देगा किस वर्ष तक, वर्ष 2025 तक, और कितनी महिलाओं को, 1.25, इतनी लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है इस परियोजना के तहत। आगे बात करते हैं कि इस योजना में क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं। इस योजना के अंतर्गत जो आपकी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं होंगी, इन्हें ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और उत्पादों के विपणन की सुविधा देने की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्हें प्रोवाइड की जाएंगी, और उसके बेस पर जो महिला आपका 2025 तक 1 लाख प्लस इनकम करती हैं, उन्हें लखपति दीदी का पुरस्कार दिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक आय अर्जित करने वाली महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सम्मानित भी किया। तो जिनने पहले ही कर लिया है उन्हें सम्मानित किया गया, ठीक है। बाकी 1.25 लाख महिलाओं को वर्ष 2025 तक लखपति बनाने का लक्ष्य इस योजना में रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान में रखेंगे। अगला देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, उत्तराखंड पर्यटन यात्राएं। तो देखिए हर साल उत्तराखंड में बहुत सारे लोग यात्रा करने आते हैं, और उत्तराखंड के भौगोलिक दृश्य को देखने के लिए, या फिर यहाँ पे जो 4 धाम हैं उनकी यात्राओं पे बहुत सारे लोग आते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इस बार ये आपका जो विंसर ईयर बुक है यहाँ भी दिया हुआ है, और परीक्षा वाणी ने भी कवर कर रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जो यूकेपीएससी है ये आपका विंसर ईयर बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन उठा लेता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, उत्तराखंड पर्यटन की बात करें तो इस वर्ष रिकॉर्ड 20,827 लोगों ने, लगभग 20,827 लोगों ने फूलों की घाटी, जो कि चमोली में स्थित है, ठीक है, फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में इसकी खोज की थी, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो फूलों की घाटी की यात्रा की है, जिसमें से 280 लोग विदेशी थे। तो 280 विदेशी यात्री और 20,827 कुल लोगों ने इस बार फूलों की घाटी चमोली की यात्रा की है। फूलों की घाटी जो है, ये आप लोगों ने शायद इसको पढ़ा होगा, इस फैक्ट को नहीं पढ़ा तो ध्यान दें इस फैक्ट पे कि फूलों की घाटी जो है यात्रियों के लिए 1 जून से 31 अक्टूबर तक ही खुली रहती है, और 31 अक्टूबर को इसमें जो प्रवेश है वो बंद हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे यात्रा नहीं करने दी जाती है, क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछा भी गया है। ये आपके महान हिमालय श्रेणी में पड़ती है, और यहाँ पर बर्फबारी होती है, इसलिए यहाँ पर नहीं जाने दिया जाता है, ठीक है। 27 अक्टूबर 2022 तक आंकड़ों के अनुसार देखें तो इस बार रिकॉर्ड 45 लाख से अधिक लोगों ने 4 धाम के दर्शन किए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने लोगों ने फूलों की घाटी का दर्शन किया, कितने विदेशी लोग इसमें शामिल थे, ठीक है, और कितने लोगों ने इस बार 4 धाम यात्रा की, कितने सम्मिलित थे, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखें, लगभग 45 लाख, तो 45 लाख से अधिक लोगों ने इस बार 4 धाम की यात्रा की थी। इसी के साथ साथ एक चीज़ और याद रखेंगे कि इस वर्ष 2,47,000 लोगों ने, लगभग 2,47,000 लोग, यानी कि 2.5 लाख लोगों ने हेमकुंड साहिब की भी यात्रा की है। और आप जानते हैं कि हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रधानमंत्री की उत्तराखंड यात्राएं। अब प्रधानमंत्री जी ने भी यात्राएं की हैं, जब से प्रधानमंत्री बने तब से ये आपके केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्राएं कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कि इन्होंने जो इस बार यात्रा की वो क्यों महत्वपूर्ण है और कब कब उन्होंने यात्राएं की हुई हैं। तो पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने 21 अक्टूबर 2022 को, तो ये डेट याद रखेंगे, 21 अक्टूबर 2022 को ही यात्रा की हुई है केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों जगह की, ठीक है। तो 21 अक्टूबर 2022 को केदारनाथ की 6वीं बार यात्रा की है, जबकि बद्रीनाथ की दूसरी बार की है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। तो केदारनाथ की 6वीं बार यात्रा की, और केदारनाथ में इन्होंने क्या किया, इंपॉर्टेंट कार्य जो याद रखने वाला है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो ये है कि केदारनाथ में 1267 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 9.7 किलोमीटर लंबे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, 9.7 किलोमीटर लंबे एक रोपवे का शिलान्यास किया, जो कि आपका गौरीकुंड से केदारनाथ तक जाता है। आप लोगों को पता होगा जो केदारनाथ है ये आपका NH 107 में स्थित है, ठीक है, लेकिन ये जो NH है आपका केवल गौरीकुंड तक ही जाता है, और गौरीकुंड से फिर केदारनाथ तक 18 किलोमीटर का पैदल रास्ता है। आप लोगों ने अगर यात्रा की होगी तो पता होगा। तो इस बार क्या किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
यहाँ पर 1270 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 9.7 किलोमीटर लंबे रोपवे परियोजना को शिलान्यास कर दिया है, इसको शुभारंभ किया है। ठीक है, तो ये गौरीकुंड से केदारनाथ तक जाएगा। सीधा क्वेश्चन बन सकता है कितनी इसकी लंबाई है, कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो ध्यान रखें 9.7 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, इस परियोजना के फेज 2 में इसके बाद इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे कि इसी परियोजना के सेकेंड फेज में सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक भी एक रोपवे का निर्माण किया जा रहा है जो कि 3.3 किलोमीटर लंबा होगा। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर इनकी दूसरी यात्रा देखते हैं। तो मोदी जी ने 21 अक्टूबर 2022 को ही पद पर रहते हुए दूसरी बार बद्रीनाथ की यात्रा की। ठीक है, केदारनाथ की पद पर रहते हुए 6वीं बार, जबकि बद्रीनाथ की दूसरी बार की है। और इसमें इनने बद्रीनाथ और माणा गांव दोनों जगह की यात्रा की। बद्रीनाथ की यात्रा की थी और माणा गांव में इनने एक सभा की थी। ठीक है, जिस पे भाषण दिया था। तो ये चीज़ ध्यान रखें। और यहाँ पर इनने एक और जो रोपवे है इसका शिलान्यास किया। तो 1163 करोड़ रुपये का है, जबकि वो कितने का था, 1267 करोड़। ध्यान रखें, ये 1167 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला एक रोपवे है जो कि गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक है और घांगरिया होते हुए ये गुजरेगा। तो गोविंद घाट से हेमकुंड रोपवे जो है इसकी लंबाई कितनी है पूछा जा सकता है, 12.4 किलोमीटर। ठीक है, तो ये उससे थोड़ा सा लंबा है। वो 9.3 किलोमीटर का था, सॉरी 9.7 किलोमीटर, ये आपका 12.4 किलोमीटर का है गोविंद घाट से घांगरिया होते हुए हेमकुंड साहिब तक। तो अब गोविंद घाट से लेकर आपका हेमकुंड साहिब तक डायरेक्ट रोपवे से जाया जा सकेगा। और इस रोपवे में एक फैसिलिटी दी गई है कि जो घांगरिया है, घांगरिया में उतरकर इस रोपवे से घांगरिया में उतरकर फूलों की घाटी के दर्शन भी किए जा सकेंगे। तो आप घांगरिया में उतर सकते हैं और उसके बाद फूलों की घाटी में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये भी इसमें सुविधा दी गई है। ठीक है, यह जो रोपवे है ये विश्व का सबसे लंबा और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे होगा जिसकी लंबाई आपकी 12.4 किलोमीटर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। कहाँ से कहाँ तक है, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक। ठीक है, घांगरिया होते हुए जा रहा है, 12.4 किलोमीटर लंबा है और ये विश्व का सबसे लंबा और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे बनने वाला है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य और किया गया है। यहाँ पर मोदी जी ने यहाँ लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 2 सीमांत सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। अब ये जो सीमांत सड़कें, 2 सड़कें बन रही हैं, ये कौन सी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि पहली सड़क जो है इसमें ये NH07 है। अब आप जानते हैं कि NH07 उत्तराखंड का सबसे लंबा हाईवे है, नेशनल हाईवे। ठीक है, जो कि आपका कहाँ से कहाँ तक है, ये देहरादून के हरबटपुर से जाता है और बद्रीनाथ माणा तक, चमोली के माणा तक जाता है। ठीक, इसकी लंबाई पूछी जाती है तो लगभग 462 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। बाकी आप लोग एक बार चेक कर लेना। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। तो NH07 जो है ये अभी तक केवल माणा गाँव तक ही है। अब मोदी जी ने घोषणा की है कि ये माणा पास तक विस्तारित किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखेंगे। और इसके साथ साथ जो दूसरी परियोजना है, सड़क परियोजना, वो ये है कि जोशीमठ से मलारी तक, जहाँ पे समाधानों की खोज की थी शिव प्रसाद डबराल जी ने 1956 में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो मलारी तक, जोशीमठ से लेके मलारी तक एक सड़क बनाई जाएगी जिसे NH107B कहा जाएगा। ठीक है, तो वो NH107B कहाँ से कहाँ तक बन रही है पूछा जा सकता है, जोशीमठ से मलारी तक है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि जोशीमठ से मलारी तक बनने वाली जो सड़क है वो कौन से, उसका नाम क्या है, कौन सा NH है। ठीक है, तो NH107B, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं। अब 2 आपके यहाँ पे नई चीज़ें गठित की गई हैं उत्तराखंड में। एक है आपका SEIAA और दूसरे है SEAC। तो बात करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले देखें कि हाल ही में जो ये चर्चा में रहा मुद्दा, वो क्यों रहा, आपका सुप्रीम कोर्ट ने जो शहरी विकास हो रहे हैं या फिर किसी प्रकार का प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है, किसी राज्य में, या फिर कोई डेवलपमेंट हो रहा है, कोई उद्योग आदि खुल रहे हैं या खनन से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक अधिसूचना जारी की थी कि शहरी विकास परियोजनाओं को हरी झंडी देने से पहले जो राज्य हैं ये क्या करेंगे, EIA अध्ययन करेंगे। ठीक है, उस परियोजना का EIA अध्ययन। अब ये क्या होता है इसे समझते हैं। देखिए, पहले इसे देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से 4 अक्टूबर 2022 को एक अधिसूचना जारी की गई। इसके तहत 19 अक्टूबर 2022 को SEIAA तथा SEAC का गठन किया गया। तो ये होते क्या हैं, इन्हें देखें। SEIAA अर्थात स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन, अर्थात कोई भी परियोजना अगर कहीं पे बन रही है, ठीक है, चाहे वो नदी घाटी परियोजना हो या फिर कोई बांध परियोजना हो या फिर किसी प्रकार की कोई परियोजना अगर गठित की जा रही है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब बांध बनते हैं उनके विरोध में कई सारे यहाँ पे जो है धरने दिए जाते हैं। ठीक है, कई सारी रैलियाँ निकाली जाती हैं, आंदोलन होता है। तो ये क्यों होता है,
क्योंकि उससे कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है इन्वायरमेंट पे, ठीक है। जैसे आपकी टिहरी परियोजना है, इसके विरोध में बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है आंदोलन हुए थे। तो इसी चीज़ को देखते हुए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण प्रभाव का आकलन करने के लिए एक समिति गठित की है, जिसका नाम है स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, अर्थात राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण। केंद्र सरकार ने ये बात कही कि भाई अभी तक तो जो भी परियोजनाएं बन रही थी उनका आकलन केंद्र सरकार के द्वारा कर लिया जाता था, लेकिन अब क्या है, जो छोटी छोटी परियोजनाएं हैं, हर परियोजना के लिए केंद्र के पास पहले भेजा जाएगा प्रस्ताव, फिर केंद्र मंजूरी देगा, फिर परियोजना शुरू की जाएगी, तो बहुत लंबा ये जो प्रक्रिया है चलती है। तो इसीलिए इससे बचने के लिए केंद्र सरकार ने कहा कि हर राज्य अपने आप में स्टेट लेवल की पर्यावरण प्रभाव आकलन समिति गठित करे, और वही समिति जो है तुम्हारे जो बी कैटेगरी की परियोजनाएं हैं, ठीक है, उनको खुद ही आपका आकलन करके उन पे रिपोर्ट देके उनके निर्माण की मंजूरी दे सकता है। तो यही है आपका राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण। इसके अध्यक्ष बनाए गए अमूल्य रतन सिन्हा को, जो कि भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। दूसरा जो SEAC है, ये क्या होता है? तो जो आपका SEIAA यानी कि पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण है, इस प्राधिकरण को रिपोर्ट सौंपने का जो कार्य है वो SEAC का होता है, यानी कि मूल्यांकन या फिर जो आकलन करते हैं वो आकलन करने का मेन कार्य SEAC का ही होता है। ये है राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, और इसमें आपका जियोलॉजी या फिर आपका इन्वायरमेंट, इनसे जुड़े हुए जो विशेषज्ञ होते हैं उन विशेषज्ञों से मिलकर एक समिति गठित होती है। ये विशेषज्ञ जांच करते हैं कोई परियोजना है उससे कितना इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे पड़ेगा, ठीक है, कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे जो रिपोर्ट देता है वो SEAC देता है। तो इसका भी गठन किया गया, और इसके अध्यक्ष राज्य में बनाए गए हैं शैलेंद्र सिंह बिष्ट। तो ध्यान में रखेंगे आप लोग, SEIAA यानी कि जो पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण है, इनके अध्यक्ष हैं अमूल्य रतन सिन्हा, जबकि SEAC के अध्यक्ष हैं शैलेंद्र सिंह बिष्ट, और SEAC है स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। इनका उद्देश्य क्या है? राज्य की जो छोटी छोटी परियोजनाएं हैं, जैसा कि मैंने बताया श्रेणी B की योजना है, ठीक है। जो अगर आप श्रेणी B नहीं जानते तो देखिए, जो EIA अधिसूचना 2006 में आई थी, इसने विकास परियोजनाओं को 2 श्रेणी में गठित किया था, 2 श्रेणी में बांट दिया था, ठीक है। श्रेणी A की जो योजनाएं होती हैं वो राष्ट्रीय स्तर का उनका मूल्यांकन होता है, उन्हें स्क्रीनिंग की आवश्यकता नहीं होती है और अनिवार्य रूप से पर्यावरण मंजूरी की जरूरत होती है। जबकि श्रेणी B की जो परियोजनाएं होती हैं थोड़ी छोटी होती हैं, इनमें स्क्रीनिंग की प्रक्रिया से नहीं गुजरती हैं, स्क्रीनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इन्हें अनिवार्य रूप से EIA की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। इसमें भी आपकी अलग अलग कैटेगरी आते हैं, तो वो दूसरा टॉपिक है, उस पर बाद में हम बात कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। इसका तो उद्देश्य देख लेते हैं। तो राज्य की छोटी छोटी जो परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं की अनुकूलता की जांच कर निर्माण के लिए अनुमति देना, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं जमरानी बांध परियोजना, ये भी अभी चर्चा में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 18 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में एक बैठक हुई, ठीक। इस बैठक में आपका जो केंद्र सरकार है, इसके द्वारा जमरानी बांध परियोजना, जो कि काफ़ी समय से लंबित पड़ी है, इस परियोजना को आपका जो प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना है, इसके तहत गठित कर दिया गया है। इसके तहत इसको मंजूरी मिल गया है, ठीक है। अब इसके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है, इसके तहत इसको सम्मिलित करने का अर्थ क्या हुआ? तो इसका मतलब है कि अब जो ये जमरानी बांध परियोजना है, ये एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना बन गई। अब इस परियोजना के निर्माण में जितना भी खर्च आएगा, उस खर्च का 90% आपका केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि 10% केवल राज्य सरकार वहन करेगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। अब जमरानी बांध परियोजना से क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में आ सकते हैं? तो पहला है कि किस नदी पर ये परियोजना है? गौला नदी पर, आपको पता होगा हल्द्वानी में बहती है, ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। तो गौला नदी पर ये परियोजना है और इस परियोजना की लागत है लगभग 2584.10 करोड़ रुपया, ठीक है। यह परियोजना 47 वर्ष पुरानी है, आज की परियोजना नहीं है, बहुत पुरानी परियोजना है। पहली बार योजना आयोग के द्वारा 1975 में 1975 में इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी, लेकिन धनाभाव के कारण और पर्यावरणीय प्रतिकूलता के कारण इस परियोजना को पर कार्य नहीं हो पाया था, ठीक है। लेकिन इस वर्ष 2022 में इसे केंद्रीय प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसके अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया और इसके निर्माण को मंजूरी मिल गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखेंगे। अगर ये परियोजना बन जाती है तो इससे क्या लाभ होगा, इस पे बात करें तो पहला तो ये कि जो हल्द्वानी नगर है, हल्द्वानी शहर, जो कि कुमाऊं का सबसे बड़ी आपकी आर्थिक मंडी है एक तरीके से, ठीक है। तो हल्द्वानी नगर को वर्ष 2055 तक वर्ष भर 42 MCM पेयजल मिलता रहेगा। और दूसरा, नैनीताल उधम सिंह नगर
ये तो उत्तराखंड के ज़िले, और बरेली रामपुर ये यूपी के ज़िले। इन ज़िलों को लगभग 1.5 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। ठीक है, तो ये इस परियोजना के लाभ हैं। इसमें अगर जमरानी बांध की बात करें तो ध्यान रखें, ये क्वेश्चन बन सकता है। जमरानी बांध 150.6 मीटर ऊंचा होगा और 480 मीटर चौड़ा होगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखें। इस परियोजना को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखें भैया, यहीं पे ऐड कर लेंगे आप लोग जब इसके नोट्स सुनाएंगे या फिर इसे सुनाएंगे, तो आप लोग ज़रूर सर्च करें कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा ऊंचे बांध क्रमवार 4 या 5 जो बांध हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे ऊंचा बांध तो आपका टिहरी है, ये आपको पता ही होगा। इसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे कौन कौन से बांध हैं उन्हें ज़रूर देख लें। अगला देखते हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद दूरबीन, सभी ने इसका नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एरीज में स्थापित। ठीक, तो देखें इसमें खास क्या है, चर्चा में ये क्यों है। वर्ष 2022 में आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, जिसे हम एरीज नाम से जानते हैं, जो कि नैनीताल में स्थित है, इसमें स्थापित डॉक्टर संपूर्णानंद ऑप्टिकल दूरबीन को 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब 50 वर्ष पूरे हो गए, अर्थात इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। तो 1972 में दूरबीन यहाँ पे स्थापित की गई थी और इसका जो व्यास है इस दूरबीन का वो है 104 सेंटीमीटर। तो इस संपूर्ण दूरबीन को अभी वर्ष 2022 में 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब एक और चीज़ है जिसके कारण यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जो आपका एरीज है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, वो ये कि अभी वर्ष 2022 में ही यहाँ पर आपका लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ठीक है, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, विश्व का पहला है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये स्थापित किया गया है यहीं आपका एरीज में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ दिया जाएगा कि जो ILMT है ये आपका कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है, इसका व्यास कितना है, किन देशों के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो इस पर भी हम इसी के अगले पार्ट में ज़रूर चर्चा करेंगे, पूरा का पूरा वीडियो में लेके आऊँगा, तो आप लोग इसको ज़रूर तैयार कर लें, इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर एरीज की स्थापना की बात करें तो आपने पढ़ा होगा, एरीज की स्थापना हुई थी आपकी 1954 में, 1954 में वाराणसी में हुई थी, लेकिन 1955 ईस्वी में इसे स्थानांतरित कर दिया गया शेर का डांडा नैनीताल में। उसके बाद 1961 में इसे मनोरा पीक पर स्थानांतरित कर दिया जाता है और यहाँ पर आपका 1972 में डॉक्टर संपूर्णानंद दूरबीन स्थापित की जाती है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो है किस वर्ष से एक स्वायत्तशासी संस्थान की तरह कार्य कर रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे 1961 से लेकर 2000 तक, जब आपका उत्तराखंड का गठन हुआ तब तक ये यूपी गवर्नमेंट के अंदर कार्य कर रहा था। इसके बाद 2000 से लेकर 2004 तक ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के अंदर था। अब 2004 से ये एक स्वायत्तशासी संस्थान की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसके बारे में पूरा पढ़ लें। अगला है उच्च शिक्षा में NEP लागू। ठीक है, NEP कहने का मतलब है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी बात हो रही है। तो आपने पढ़ा होगा, हाल ही में एक न्यूज आई थी कि उत्तराखंड जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। पहली बात तो आप ये समझें भैया कि प्री प्राइमरी स्तर होता क्या है। तो प्री प्राइमरी कहने का मतलब है प्राइमरी से भी पहले। प्राइमरी 1 से शुरू होता है, तो इससे भी पहले कहेंगे तो 1 से भी पहले, अर्थात आंगनबाड़ी की बात हो रही है सीधे सीधे। ठीक है, तो प्री प्राइमरी कहने का मतलब है आंगनबाड़ी स्तर पर इसे लागू किया गया था NEP को। तो आंगनबाड़ी स्तर पर या प्री प्राइमरी स्तर पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसे लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य था। और आंगनबाड़ी स्तर पर इसे लागू किस रूप में किया गया था, ये ध्यान रखें कि आंगनबाड़ी में यहाँ पर बाल वाटिकाएँ खोली गई हैं। ठीक है, बाल वाटिका खोलकर इस योजना को शुरू किया गया है। अब 16 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं, इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2020 के तहत उत्तराखंड में उच्च शिक्षा की भी शुरुआत की है। अर्थात 16 अक्टूबर 2022 को घोषणा कर दी है कि अब उच्च शिक्षा में भी जो है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ये लागू होगी। लेकिन ये लागू 16 अक्टूबर 2022 से नहीं हुई है, ये लागू होगी आपकी नए सत्र से, यानी कि जो शिक्षा सत्र 2022-23 होगा इससे लागू होगी। ठीक है, जुलाई में। इससे पहले अगर आप प्री प्राइमरी स्तर पर कब लागू हुई इसे पूछ लिया जाता है अगर एग्जाम में, तो ध्यान रखें कि प्रदेश में प्री प्राइमरी स्तर पर यानी कि आंगनबाड़ी स्तर पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसे 12 जुलाई 2022 से लागू किया जा चुका है। आप लोगों को पता होगा कि जुलाई से नया सत्र शुरू होता है और उच्च शिक्षा में भी अगले साल जुलाई से ही शुरू करेंगे, यानी कि 2023 से, इसी वर्ष। ठीक है, अब है अगला आपका लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट, यानी कि लीड्स करके एक रिपोर्ट आई है। ठीक, तो जो आपका लीड्स रिपोर्ट है इसे जारी कौन करता है, ये जारी की जाती है केंद्रीय उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है।
इसको लीड्स रिपोर्ट कहा जाता है और लीड्स का फुल फॉर्म है आपका लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, ईज कहने का मतलब होता है आसानी। इस रिपोर्ट के तहत उत्तराखंड को किस श्रेणी में रखा गया है? अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि आपका जो लीड्स रिपोर्ट है, सीधे सीधे आयोग जो है ये लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस भी नहीं बोलेगा, सीधे आ जाएगा कि लीड्स रिपोर्ट। ठीक है, तो लीड्स रिपोर्ट के अंतर्गत उत्तराखंड को किस श्रेणी में रखा गया है? ये अचीवर्स श्रेणी में इसे रखा गया है। ठीक, राज्य को यह श्रेणी किसके लिए मिली है? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक सुविधाएं जैसे रेल, सड़क, वेयर हाउस, कंटेनर डिपो आदि के विस्तार में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ये रैंक इसे मिली हुई है। ठीक, इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है वो ये है कि उत्तराखंड में लॉजिस्टिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? जैसे बहुत सारी नीतियां उत्तराखंड में लागू हुई हैं। ठीक है, खनन नीति आती है, मत्स्य नीति आती है या शिक्षा नीति है, तो इस तरीके से लॉजिस्टिक नीति भी है। उत्तराखंड में लॉजिस्टिक नीति की शुरुआत, सीधा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखेंगे, 12 अक्टूबर 2022 को प्रख्यापित की गई है। ठीक है, तो उत्तराखंड में लॉजिस्टिक नीति की शुरुआत 12 अक्टूबर 2022 से हुई है। ठीक, तो ये आज की करंट अफेयर की वीडियो थी जिसमें हमने उत्तराखंड से संबंधित जो उत्तराखंड परीक्षा वाणी में दिए हुए परीक्षा वाणी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको डिस्कस किया। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और इस सीरीज में 4-5 वीडियोज आएंगी जो कि पटवारी एग्जाम, साथ ही साथ जो फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन सेशन के साथ। अपना ध्यान रखें। थैंक